ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम ही अपने पास पावर होती है। अब सुनो, अब ध्यान से देखो, अगर एवरेज पावर की बात करी जाए, एवरेज पावर होती है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, या सिंपली ऐसे भी लिख देते हैं कि वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये है एवरेज पावर। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, पी इंस्टेंटेनियस, तो वहाँ पे जो वर्क डन हुआ होगा वो क्या हुआ होगा, छोटा सा वर्क डन हुआ होगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी बोलेंगे, है ना। और डब्ल्यू तुम्हें पता है, डब्ल्यू को क्या लिखते हैं हम, एफ डॉट डी एक्स लिख लेते हैं फिलहाल, एफ डॉट डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, अगर फोर्स तुम्हारे पास कांस्टेंट हुई, फोर्स कांस्टेंट हुई तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर, या फिर केस ही बना देते हैं इसमें कि इफ एफ वेक्टर इज कांस्टेंट, एफ वेक्टर अगर कांस्टेंट होगा तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। तो पी इंस्टेंटेनियस क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, एफ वेक्टर डॉट डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या होता है अपने पास, वेलोसिटी। तो मतलब इंस्टेंटेनियस पावर जो अपने पास होती है वो होती है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, या फिर बोल सकते हो एफ वी कॉस थीटा, where थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर हो गई, ये एवरेज पावर हो गई। कैसी क्वांटिटी होगी ये, स्केलर या वेक्टर, स्केलर होगी या वेक्टर होगी, स्केलर क्वांटिटी। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तुमको बताना है क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ पावर, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, एसआई यूनिट पावर की। समझ नहीं आ रहा है तुमको, वॉट, डब्ल्यू। एक और यूनिट भी होती है इसकी, हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर इज इक्वलेंट टू 746 वॉट। क्या होता है 746, एक हॉर्स पावर। मतलब ये क्या है कि पहले जब स्टीम इंजन से पहले क्या होते थे, जो ट्रेन वगैरह दौड़ती थी उसमें घोड़े दौड़ाते थे, फिर स्टीम इंजन आ गए, तो स्टीम इंजन की पावर को हम कंपेयर करने लगे कि एक स्टीम इंजन कितने घोड़ों के इक्विवेलेंट है, और वही फिर हमको पता लगा वहाँ से कन्वर्जन फैक्टर की एक हॉर्स पावर, वहीं से मतलब एक नई यूनिट बना दी कि एक हॉर्स पावर। डायमेंशनल फॉर्मूला बताओगे क्या होता है इसका, ठीक है जल्दी से, क्या, ml2t-3। हाँ बिल्कुल, वर्क डन ml2t-2 और टाइम हो गया t, तो पावर की यूनिट हो जाएगी, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml2t-3। जल्दी से नोट करो फिर। क्या वर्क डन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन पी डी टी, इस वाले फॉर्मूले से, डी डब्ल्यू इज पी डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया तो डब्ल्यू इज पी डी टी। तो पी टी ग्राफ का एरिया हमको क्या दे देगा, वर्क डन। सो एरिया अंडर पी टी ग्राफ इज वर्क डन। वर्क एनर्जी थ्योरम, अरे सुनो इधर देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती थी कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें, लेट्स से वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस डिवाइडेड बाय टाइम, इधर कर दिया इधर भी कर दिया, डेल्टा के डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये क्या बन जाएगा, पावर। सो पावर इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ से वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस जो होता था वो हमें पता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता था, और यहाँ से देखें तो वो पी डेल्टा टी हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर पावर अगर टाइम के साथ डिपेंड कर रही है तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन पी डी टी। ये तो तब यूज़ करेंगे जब पावर तुम्हारे पास कांस्टेंट होगी।
ये तब यूज़ करेंगे जब पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो। देखो यहाँ पे क्या है, अपने पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक को 40 न्यूटन की फोर्स लगा के खींचना स्टार्ट किया और इनिशियली वो रेस्ट से शुरू हुआ था। हमको ये बताना है कि पावर डिलीवर्ड बाय 40 न्यूटन फोर्स टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो मेरे को ये बताओ क्या यहाँ पर एवरेज पावर पूछी हुई है, इंस्टेंटेनियस पावर पूछी हुई है? एट टी इज इक्वल टू 4 है ना, इट मीन्स इट इज आस्किंग एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो मतलब यहाँ पर हमें पी इंस्टेंटेनियस एफ डॉट वी निकालना पड़ेगा। इसका मतलब पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे इसकी एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क पावर, तीनों का यूज है, करो। और फ्रिक्शन भी। तो देखो फ्रिक्शन यहाँ पे कितना लग रहा होगा, काइनेटिक लगेगा म्यू इंटू एन विच इज 0.2 इंटू 40। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा यहाँ पर, 8 न्यूटन लगेगा। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा इसका, नेट फोर्स दैट इज 40 माइनस 8 अपॉन 4। तो एक्सेलरेशन आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको वेलोसिटी चाहिए एट टी इज इक्वल्स टू 4। सिंस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डायरेक्ट काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी 0। सो 8 इंटू 4 कितना हो गई, 32 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द पावर डिलीवर्ड बाय 40 न्यूटन फोर्स। सो पावर यहाँ पर कितनी होगी, 40 न्यूटन फोर्स है तो एफ डॉट वी, और एफ और वी में एंगल कितना है यहाँ पर, 0 डिग्री। वेलोसिटी भी आगे, फोर्स भी आगे। तो फोर्स 40 न्यूटन और वेलोसिटी है अपने पास 32। तो कितना हो जाएगा ये, क्या पूछा हुआ है यहाँ पर, 40 न्यूटन। 40 न्यूटन के लिए बोला हुआ है ना, नेट फोर्स के लिए तो बोला ही नहीं है। तो 1280। एक कार है 200 kg की, इंक्लाइन प्लेन पे कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है। You have to find out the power delivered by the engine. कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है। फोर्सेस देखते हैं इस पे क्या लग रही होगी, नीचे की तरफ mg विच इज 2000। mg के दो कंपोनेंट होंगे, ये क्या होगा, mg cos थीटा, तो 2000 cos 37 कितना आ जाएगा ये 1600, और इधर होगा 2000 sin 37, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 1200। अब सोचो अगर इसको कांस्टेंट स्पीड के साथ चलाना है तो इंजन को किधर फोर्स लगानी पड़ेगी और कितनी लगानी पड़ेगी, आगे लगानी पड़ेगी इंजन को, और लगानी कितनी पड़ेगी 1200, सो डैट फोर्सेस बैलेंस रहेंगी, तभी तो कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पहुंच जा पाएगी। तो पावर डिलीवर्ड बाय इंजन हो जाएगा फोर्स बाय इंजन एंड वेलोसिटी। तो फोर्स है 1200 और वेलोसिटी है 10, तो 12000 वॉट, या फिर बोलें तो 12 किलोवाट। देखो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेंस में ऐसा समझो 5 से 6 बार इससे प्रॉब्लम पूछे जा चुके। और अगर ये रिलेशन डायरेक्ट याद होगी तो बस ऑप्शन देखो, टिक मारो और आगे बढ़ो। देखो क्या दे रखा है, कांस्टेंट पावर सप्लाइड टू अ मास m विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक मास है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और उसको कांस्टेंट पावर सप्लाई करी है, तो हमें बताना है उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे डिपेंड करेगी और डिस्प्लेसमेंट टाइम के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। ओके, तो अगर हम देखें टाइम के साथ मतलब किसी भी इंस्टेंट पे अगर हम देखें तो पावर जो होती है वो हम जानते हैं वो क्या होती है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ओके, तो P इज इक्वल्स टू फोर्स को लिख लेते हैं मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का टाइम के साथ चाहिए तो एक्सेलरेशन हटाना पड़ेगा, क्या लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म्स में, dv बाई dt यूज़ करेंगे बिल्कुल। तो dv बाई dt इंटू वी, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा v dv इज इक्वल्स टू p बाई m इंटू डी टी। ये समझ में आया सबको? अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, और रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो 0 टू v, ये कितना आ जाएगा v स्क्वायर बाय 2, और ये कितना आएगा पी टी बाय एम। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 2 पी टी बाय एम, या फिर बोल सकते हो अंडर रूट 2 पी बाय एम इंटू टी रेज पावर 1/2। तो बस प्रोपोर्शनलिटी पूछी गई है मेंस में, तो वहाँ पर ऐसा हो जाएगा सीधा v इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1/2। अब नेक्स्ट है हमें डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन बताना है विद टाइम। वी टी रिलेशन आ गया है अपने पास,
तो हम एक्स टी रिलेशन भी निकाल सकते हैं। वी टी रिलेशन क्या आया है, वी इज इक्वल टू रूट 2p/m और टी रेज पावर 1/2। अब वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर v की जगह, dx अपॉन dt। सो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू रूट 2p/m और टी रेज पावर 1/2। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा अपने पास dx इज इक्वल्स टू रूट 2p/m टी रेज पावर 1/2 dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x फ्रॉम 0 टू t। तो यह आ जाएगा x रूट 2p/m टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, जल्दी से बताओ क्या होगा, टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो अपॉन 3/2 इधर आके बन जाएगा 2/3 और टी की पावर 3/2। तो x यहाँ पर अपने पास आ गया रूट 8p/9m और टी रेज पावर 3/2। मतलब x इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज पावर 3/2। तो x टी रेज पावर 3/2 पे प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी टी रेज पावर 1/2 पे प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्या बोला है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी बतानी है सिर्फ। तो अभी अभी हमने देखा कि जो अपने पास वेलोसिटी थी ये प्रोपोर्शनल थी टी की पावर 1/2 के, और जो डिस्प्लेसमेंट था वो प्रोपोर्शनल था टी की पावर 3/2 के। तो इनको एक काम करो x अपॉन वी लिखेंगे तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू टी की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 माइनस 1/2, 2/2 1 ही आएगी। बट x और v में चाहिए, टाइम में नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। तो एक काम करते हैं टाइम को एलिमिनेट ही कर देते हैं यहाँ से, ऐसे कर लेते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1/2 का मतलब v है, तो v का क्यूब नहीं हो जाएगा ये, है ना। तो x इज प्रोपोर्शनल टू v का क्यूब। v वर्सेस टी ग्राफ, ये आएगा अपने पास v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t। तो v की वैल्यू कुछ भी हो टाइम पॉजिटिव होगा, ये इस तरह से आएगा। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। जनरल डेफिनेशन तो यही बोलती है एफिशिएंसी की, आउटपुट ओवर इनपुट। तो अगर वर्क के टर्म्स में देखें तो अपने पास हो जाएगा वर्क, आउटपुट वर्क जो भी मिला बाय इनपुट वर्क जो भी था इनटू 100%, अगर परसेंट में निकालनी है एफिशिएंसी तो। और पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इनटू 100% पावर के टर्म्स में देखें तो। एन नहीं है, ईटा ईटा, ठीक है, जो कि तुमको उठाने पड़ेंगे अगर तुम तैयारी ढंग से नहीं करते हो तो कुछ टाइम बाद जाके। नेक्स्ट करो इसको जल्दी से। ये सवाल नीट और जेई दोनों में पूछा जा चुका है। डॉट प्रोडक्ट किस किस का, फोर्स और वेलोसिटी, लेकिन अपने पास सिर्फ फोर्स है, वेलोसिटी हमें निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है अपने पास, फोर्स बाय मास। तो मास तो यहाँ पर 1 kg है, तो एफ वेक्टर बाय 1 kg। सो एक्सेलरेशन वेक्टर अपने पास क्या आ जाएगा, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt। सो dv/dt इज इक्वल्स टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। तो वेलोसिटी यहाँ से क्या बन जाएगी, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप या dv, और अभी dt से और मल्टीप्लाई होगा ये इधर। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन v वेक्टर, 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा
टी स्क्वायर आई कैप, और 3t² का क्या हो जाएगा, t³ जे कैप। तो बस अब पार आ जाएगी, पार इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। सो 2ti प्लस 3t² जे डॉट विथ t² आई प्लस t³ जे। सो ये हो जाएगा 2t³ प्लस 3t⁵ वॉट। इसको सॉल्व करो, देखो जेई मेन में ये पूछा हुआ है, काफ़ी सही प्रॉब्लम है, जल्दी से कर दो। क्या बोला है, एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम इन विच द पार्टिकल रीचेज इज मैक्सिमम हाइट। जब तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचे उस टाइम तक एवरेज पावर, और इंस्टेंटेनियस पावर किसी भी टाइम टी पर। एवरेज निकालनी है ना, एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला था, टोटल वर्क डन अपॉन, यहाँ से यहाँ पहुंचा तो वर्क डन कितना हो जाएगा mgh, और टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। जल्दी से निकाल दो फिर। अच्छा, वर्क डन प्लस का mgh होगा या माइनस का mgh होगा, माइनस mgh, क्योंकि mg नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है। करो जल्दी से। सो ए पार्ट में टाइम कितना होता था, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था, 2u sin थीटा बाई जी। तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट हो जाएगा u sin थीटा अपॉन जी। ओके, मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला था, यस, u² sin² थीटा अपॉन 2g। तो वर्क डन अगर हम देखें तो वर्क डन mg नीचे एक्ट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, तो वर्क डन इज माइनस mgh। सो ये हो जाएगा, वो भी लिखेंगे फिर बाद में। तो वर्क डन माइनस mgh आ गया। अब टाइम ऑफ हमें निकालनी थी एवरेज पावर। सो एवरेज पावर अपने पास हो जाएगी वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन है mgh और h की वैल्यू होगी u² sin² थीटा अपॉन 2g, और टाइम अपने पास लगा है u sin थीटा बाय जी। तो यहाँ पर हम देखें u sin थीटा, एक u एक ये कैंसिल अपने पास, एक g से एक g कैंसिल। सो एवरेज पावर जो अपने पास आ रही है वो आ रही है mgu sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 विद अ माइनस साइन। आ गया भाई भविष्य। लेकिन हाँ, इंस्टेंटेनियस पावर अगर पूछी होती मैक्सिमम हाइट पे, वो क्या हो जाती, जीरो हो जाती, क्योंकि mg नीचे, फोर्स नीचे और वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल। सो ये भी लिख लेना कि p इंस्टेंटेनियस एट h max इज जीरो। बी पार्ट, बी पार्ट में बोला है इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। तो यहाँ पर एफ डॉट वी लगाएंगे, इंस्टेंटेनियस है तो। वेलोसिटी क्या होती है प्रोजेक्टाइल में, किसी भी टाइम t पर क्या होगी, यहाँ पर किसी भी x में तो u cos थीटा आई कैप, और y में कितनी होगी u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। और जो फोर्स वेक्टर है अपने पास वो क्या दे रखा है, mg और माइनस जे कैप। हमको निकालनी है इंस्टेंटेनियस पावर। सो वो हो जाएगा अपने पास एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। सो ये कितना आ जाएगा, माइनस mg इंटू u साइन थीटा माइनस जी टी, क्योंकि सिर्फ जे कैप वाले कंपोनेंट ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो माइनस mg u साइन थीटा और प्लस का mg² इंटू टी।
चलो कर लिया नोट सबने। नेक्स्ट टॉपिक देखो ध्यान से समझना, क्योंकि घुटनों का यहाँ पर यूज होगा थोड़ा सा, तो अपने दोनों छोटे छोटे दिमागों को रेडी कर लो। सुनो यहाँ पर देखो है क्या, मोटर का वर्किंग समझते हैं यहाँ पर कि मोटर कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पर मोटर का काम क्या होता है, पानी जो नीचे लेवल पे है उसको ऊपर लेवल तक लाके पंप करना। तो यहाँ पर वैसे ही हमने एक पाइप है, पाइप में मोटर लगा रखी है और ये यहाँ से पानी निकाल रहा है। तो पानी अगर यहाँ से निकाल रहा है और यहाँ पर v वेलोसिटी से फेंक रहा है, v इज़ कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मोटर को जो वर्क करना पड़ रहा है वो वर्क दो चीज़ों में यूज़ हो जा रहा है। किस किस में, एक तो इसको काइनेटिक एनर्जी दी पानी को, यहाँ पे तो पानी रेस्ट पे था, इधर मोशन में v स्पीड, और दूसरा पानी को पोटेंशियल एनर्जी भी दी है, उसने h हाइट ऊपर लेके चला गया है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे बताना होगा कि पावर ऑफ मोटर कितनी रिक्वायर्ड है। अगर यहाँ पर हम बोलें कि जो पानी को ऊपर लेके गए हम, h हाइट ऊपर लेके गए हैं पानी को, ठीक है। यहाँ पे इनफाइनाइट पानी है ऐसा समझो, हाइट कभी कमी नहीं हो रही है वाटर की। तो h हाइट ऊपर लेके गए और v वेलोसिटी भी दी है, तो पावर निकालनी है। पावर हम जानते हैं, पावर जो होगी वो क्या होगी अपने पास, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितना किया, एक तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई तो mgh वर्क किया होगा, और काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड करिए तो हाफ mv² भी होगा अपने पास, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर अब समझो कांस्टेंट स्पीड से पानी अगर फ्लो हो रहा है तो हमको m निकालना पड़ेगा, ये m/t क्या होगा उसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ पर नोट करना बंद करो, यहाँ पर ध्यान से समझो। t टाइम के अंदर ऐसा समझो ना, अभी फॉर द टाइम बिंग ये आइस है, इसमें ये आइस बाहर आ रही है, तो t टाइम के अंदर कितने लेंथ की आइस बाहर आ जाएगी, t टाइम के अंदर लेंथ ऑफ आइस जो बाहर आ जाएगी, भाई ऐसे समझो ना, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया तुमको कुछ दे रखा होगा, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए, पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, सो अगर हम देखें इन टाइम t कितने लेंथ का पानी बाहर आ जाएगा, v इंटू टी। ये समझ में आता है तुम लोगों को, t टाइम के अंदर इतना पानी बाहर आ गया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है अपने पास a, और वाटर की डेंसिटी हमको दे रखी है रो, ठीक है। तो कितने मास, पानी का मास अगर हम देखें कितना मास का पानी बाहर आ गया होगा, मास कितना हो जाएगा यहाँ पर, इतने लेंथ का मास कितना होगा, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है रो, और इस लेंथ का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए और लेंथ कितनी है vt, तो ये हो जाएगा रो इंटू ए इंटू वी इंटू टी। हमको वैल्यू किसकी चाहिए थी, m/t की, तो यहाँ से m/t कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, रो ए इंटू वी। तो पावर अपने पास कितनी आ जाएगी, पावर हमारे पास थी m/t gh प्लस हाफ ऑफ m/t इंटू v²। तो जो पंप की पावर है वो कितनी हो जाएगी, रो ए वी जी एच प्लस हाफ ऑफ रो ए वी क्यूब। तो इतनी पावर रिक्वायर्ड है, ये समझना था बस हमको, ठीक है। सो dm/dt क्या होगा ना, वैसे दिस इज m/t, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास ऑफ वाटर, कि पर सेकंड कितने मास पानी बाहर आ जा रहा है। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत, नोट कर लो बस। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 kg/m³ फॉर H2O, रो इज इक्वल्स टू 1000 kg/m³। मोटर की पावर कितनी रिक्वायरमेंट है, भाई यहाँ पानी भरा हुआ है, ऑब्वियसली यहाँ से पानी यहाँ तक भी उठाया और ऊपर तक भी उठाया उसने, ठीक है। तो हाइट जो यूज़ होगी वो 20 मीटर यूज़ होगी, और जो आंसर होगा वो 25,000 होगा, 25 किलोवाट, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक पानी अपने आप चल के नहीं चला जाएगा।
25 किलोवाट रिक्वायर्ड है पावर, पंप की पावर, ठीक है। हो गया, ये कर लिया सबने। हाइट 20 लेनी थी, बाकी तो ठीक ही है। बोला है वाटर पंप रेटेड 400 वॉट, मतलब ये 400 वॉट का है, बट हैज़ एफिशिएंसी 75%। तो ये पूरा 400 वॉट को कन्वर्ट नहीं कर पाता है यूजफुल वर्क में। कितना? सिर्फ उसका 75% ही कन्वर्ट कर पाएगा यूजफुल वर्क में। तो इट मीन्स यूज अपने लिए जो वर्क के लिए पावर अवेलेबल है वो कितनी होगी? 400 इंटू 75%, जो कि कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 300 वॉट। तो 300 वॉट वो पावर है जो कि वाटर की हाइट को इंक्रीज कर रही है बाय 40 मीटर। तो बोला है 10 मिनट के अंदर कितना वाटर हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं दी है, बस उसकी हाइट इंक्रीज करने में यूज़ कर रहे हैं हम, जो भी अवेलेबल पावर है अपने पास या अवेलेबल वर्क जो भी है। तो यहाँ पर जो भी यूजफुल पावर है उसको हम mgh वर्क करने में यूज़ कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय टाइम t। तो मास निकाल लो जल्दी इससे। यूजफुल पावर कितनी है अपने पास? एफिशिएंसी यही होती है ना, P जो भी यूजफुल है या आउटपुट में बाय P इनपुट इनटू 100%, यही यूज़ किया है। एफिशिएंसी तुम्हारे पास 75 है, यूजफुल पावर हमको निकालनी है, इनपुट पावर है अपने पास 400 और इनटू 100, तो P यूजफुल पावर है अपने पास 300 वॉट। तो 300 मास हमको फाइंड करना है, G की वैल्यू है 10 और हाइट कितनी दी है? 40। और टाइम कितना लगेगा? टाइम किस में लिखेंगे, मिनट्स में या सेकेंड्स में? सेकेंड्स में। तो 10 इंटू 60, फोर 450 kg आ रहा है। निकालना क्या था अपने को? वॉल्यूम। तो हम जानते हैं कि डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ से हो जाएगा मास ओवर डेंसिटी। मास है अपने पास 450 और डेंसिटी कितनी है अपने पास? 1000। 0.45 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं वाटर के? 1000 लीटर। तो कितना लीटर पानी बाहर आ गया होगा? 450 लीटर। कर लिया नोट सबने? नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर आओ। ये होमवर्क है, घर से करना, ठीक है।